नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक ब्राजीलियन व्लॉगर इंडिया के बारे में नहीं, ओवरऑल एक फैक्ट के बारे में इन्होंने वीडियो बनाया है, इंडिया के पॉजिटिव और अच्छे साइड्स दिखाते हुए कि कैसे इंडिया की नेगेटिव साइड्स दिखाना बेमतलब का एक तरफा। चलो आप बैलेंस रिपोर्टिंग कर रहे हैं जहाँ पे पॉजिटिव भी आप दिखा रहे हैं, नेगेटिव भी दिखा रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन एक तरफा सिर्फ स्लम्स और सिर्फ इंडिया के नेगेटिव और डर्टी जगह दिखाना, कैसे ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस के तौर पे एस्टेब्लिश हो चुका है, इसके बारे में ये वीडियो है। और ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को हमें कंप्लीट सपोर्ट करना चाहिए। कुछ कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो कि इंग्लिश में कंटेंट्स बनाते हैं, इंडियन ऑडियंस के लिए बनाते हैं, वहाँ पे आपको उतना जेन्युइन जो इंटेंशन उनका नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो इंडिया की कुछ पॉजिटिव जगह दिखा रहे हैं और इंडिया के बारे में कुछ पॉजिटिव बोल रहे हैं, जिससे वो फिगर आउट कर चुके हैं कि इंडियन ऑडियंस से उनको काफ़ी व्यूज़ मिलते हैं। तो हम उनके जेन्युइनिटी के बारे में कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है सिर्फ उनके व्यूज़ के लिए जो है इंडिया के बारे में पॉजिटिव कंटेंट्स वो बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा चीज़ नहीं है। यहाँ पे वो कम खर्चे में चाहे तो एक नेगेटिव कंटेंट बना सकते थे यूट्यूब में, जिससे उसको ओवरऑल जो है ग्लोबल व्यूज़ मिलते, लेकिन उन्होंने रैदर सच दिखाना ज़्यादा प्रेफर किया। तो ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को आप सपोर्ट और रिस्पेक्ट इसलिए कीजिए क्योंकि वो इंडियन ऑडियंस को टारगेट करके इंडिया के बारे में पॉजिटिव नहीं दिखा रहे, बल्कि अपने दिल से जो है रियलिटी, इंडिया की रियलिटी अपने देश के लोगों को दिखाना चाहते हैं, जहाँ पे टाइटल पोर्तुगीज़ में है और वीडियो के जितने भी व्यूअर्स हैं, कमेंटर्स हैं, वो भी सब पोर्तुगीज़ में ही हैं। तो इनको हम कह सकते हैं कि हाँ, ये जेन्युइनली इंडिया के पॉजिटिव जो है वो अपने देश के लोगों को दिखाना चाहते हैं, कंपेयर टू द क्रिएटर्स जो कि सिर्फ इंडियन ऑडियंस को टारगेट करके ये सब इंडिया के बारे में पॉजिटिव कमेंट्स बनाते हैं, बस पॉजिटिव कंटेंट्स बनाते हैं। तो इनमें और उनमें काफ़ी सारे डिफरेंस है। यहाँ पे हम आंखें बंद करके कह सकते हैं कि ये जेन्युइन एक क्रिएटर है जो एक्चुअली में इंडिया के खिलाफ जो ये नैरेटिव वॉर, प्रोपेगेंडा वॉर जो चल रहा है, उसके खिलाफ एक एक्शन जो है वो लेते हैं। तो ये बेसिकली इंडिया को जो काम करना चाहिए, इंडियन मीडिया को जो काम करना चाहिए, अपने विश से जो है वो काम कर रहे हैं। तो इनको हमें बहुत रिस्पेक्ट से ट्रीट करना चाहिए। तो चलिए पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद कमेंट सेक्शन में जाएंगे और बाकी सारे जो है मैं अपने ओपिनियन भी बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। हम ये महसूस कर रहे हैं कि यह इलाका वास्तव में मैंशंस और बड़े बड़े घरों वाला इलाका है। भारत में हर जगह सिर्फ केओस और कंफ्यूजन ही नहीं है, ये सिर्फ गंदगी ही नहीं है ना? हम अभी भी मॉल में हैं और आज फ्रेड ने एक महंगे सैलून में बाल कटवाने का फैसला किया है। देखो ये कितना वेल एडमिनिस्ट्रेड है। ये तो जापान जैसा है, लोग लाइन में खड़े हैं, बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड। तो बेंगलुरु के पास वोल मेंशन में आपका स्वागत है। तो आज हम एक स्टूडियो में हैं, है ना? रसोई वहीं पीछे है, लेकिन ये पूरी तरह खुली है ना? कोई पार्टीशन नहीं है, सिर्फ बाथरूम वाकई शानदार है, जगह अच्छी है ना? हम यहाँ बेंगलुरु में कुछ और दिन रुकने वाले थे, क्योंकि यह भारत का हमारा आखिरी शहर है। ओह, तो हमें आराम की भी जरूरत थी, इसलिए हमने एक ऐसी जगह ली जिसमें बड़ा स्पेस और रसोई हो, ताकि हम खाना बना सकें। इससे थोड़ा बचत भी हो जाती है ना? खासकर नाश्ते और शाम की चाय में, क्योंकि जब आप बार बार खाना ऑर्डर करते हैं दोस्तों, तो यह काफी महंगा पड़ता है। तो यह बिल्कुल फायदेमंद है। ओह, हमें यहाँ वो सब कुछ मिल गया जिसकी हमें जरूरत है ना? अगर मैं कहूँ कि हम एक महिला के घर के पीछे हैं और उसने इसे बगल में बनाया है, यहाँ कुछ इमारतें भी हैं, लेकिन अरे ये जो है ये सच में सड़क के शोर को दबा देता है। ये काम करने की जगह है। देखो यहाँ एकदम परफेक्ट वर्क स्टेशन, तुम्हारा टेलीविजन यहाँ है, मेरा भी यहाँ है, और रसोई भी कमाल की है। चूल्हा है, उस पर केतली भी है। यहाँ सब कुछ है, माइक्रोवेव, बड़ा फ्रिज, यहाँ तक कि मसाले भी। सच में ये एक चमत्कार है, ये एकदम शानदार है। यहाँ पहले से ही बहुत सी चीजें मौजूद हैं जिन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने नाश्ता बनाने के लिए कुछ सामान भी खरीद लिया है ताकि थोड़ी बचत हो सके, और कभी कभी दोपहर और रात का खाना बाहर से खरीदेंगे।
E o banheiro também. और बाथरूम भी बिल्कुल नया है ना? आप देख सकते हैं कि यह बहुत नया अपार्टमेंट है, तो यह वाकई बेहतरीन है। Demais. E nesse vídeo और आज के इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं कि बेंगलुरु भी मुंबई की तरह एक कॉन्ट्रास्ट से भरा शहर है। और देखो यहाँ का ट्रैफिक, जरा वहां देखो। आओ लरीसा, बाद में मैं एक फोटो लूंगा लरीसा के साथ पोस्ट करने के लिए। Larissa. Bora, Larissa. Depois vou tirar uma foto pra postar com Bora Larissa. E aqui voltamos. और यहाँ फिर से हमें ट्रैफिक जाम मिल गया है ना, देखो। और ये बिल्कुल GID जैसा है, ब्राजील का ये पीला और हरा रंग। Do Brasil. Nós estamos numa área. और हम एक सेंट्रल एरिया में हैं, लेकिन यहाँ भी मुंबई की तरह कई सेंटर्स हैं, है ना? Vários centros, né? É a terceira maior cidade. ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ कितने लोग रहते हैं। और इस सड़क के शोर के बावजूद, जैसा मैंने कमरे में कहा था, हम बिल्कुल ठीक हैं, शांत हैं, तो हमें ज्यादा परेशानी नहीं होती। अब शोर थोड़ा कम है ना? जब ट्रैफिक रुकता है, लोग हॉर्न बजाना बंद कर देते हैं। मजेदार बात है कि ये लोग चलते समय हॉर्न बजाते हैं और न भी चलें तो भी बजाते हैं, लेकिन कभी बंद नहीं करते, है ना? बिल्कुल 100%। लेकिन यह किसी भी दूसरे शहर से कहीं ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है ना? क्योंकि भले ही मोटरसाइकिलें फुटपाथ पर चढ़ जाती हैं और कुछ टुक टुक कारों को काट कर निकल जाते हैं, फिर भी आप देख सकते हैं कि यह अलग है ना? यहाँ ट्रैफिक की समस्या भी है और यहाँ घूमते हुए हमें कुछ पार्क भी दिखते हैं। देखो, यहाँ एक आदमी स्ट्रीट फूड बेच रहा है, भुट्टा भी बेच रहा है और बहुत सारे टुक टुक खड़े हैं और ठीक आगे एक और है। Tuk-tuk parado e logo dali Dá pra ver também que é bem arborizado aqui. आप यह भी देख सकते हैं कि यहाँ बहुत हरियाली है। मुझे लगता है कि यह उन सबसे हरी भरी शहरों में से एक है जहाँ हम अब तक गए हैं, और वो भी एक बड़ा शहर, है ना? ये बहुत साफ सुथरा है। मैं इसकी सफाई देखकर प्रभावित हूँ। मुझे मुंबई भी काफी साफ लगी थी, और गांव के पास के शहर तो और भी साफ होते हैं, लेकिन यहाँ एक बड़े शहर में होने के बावजूद यह व्यस्त है और फिर भी बेहद साफ है। बस आपको ज्यादा पत्ते गिरते हुए दिख रहे हैं, है ना? और इस शहर का मौसम भी बहुत सुहावना है। यह समुद्र तल से 900 मीटर की ऊंचाई पर है, इसलिए यहाँ मौसम ठंडा रहता है। उस दिन का अधिकतम तापमान 28 डिग्री था, जो कि 32 या 35 डिग्री झेलने वालों के लिए बहुत अच्छा है। भारत के दक्षिण में, बिल्कुल सुदूर दक्षिण में, यह मौसम शानदार है और यहाँ सर्दी भी शुरू हो रही है ना? भारत में सर्दी अक्टूबर और नवंबर में शुरू होती है, तो मौसम टहलने के लिए और भी अच्छा हो जाता है। यहाँ 1 करोड़ 4 लाख लोग रहते हैं। ये एक ऐसा शहर है जो बहुत तेजी से बढ़ा है। केंद्र से बाहर कुछ इलाके बहुत आधुनिक हैं, जैसे कि बहुत सारे बिजनेस बिल्डिंग्स और नए नए आवासीय इमारतें भी। लेकिन यहाँ आप आसानी से देख सकते हैं कि यह रिहायशी इलाके हैं। Olha que gracinha desse prédio. Da construção. देखो ये इमारत कितनी प्यारी है, बिल्कुल पारंपरिक डिजाइन में बनी हुई, है ना? लेकिन आप देख सकते हैं कि यह बिल्कुल नई है। उन्होंने इसे अभी पेंट किया है ना? ये अच्छी हालत में है और मुंबई से थोड़ी कम पुरानी लगती है। मुझे मुंबई काफी आधुनिक लगी थी, लेकिन ये तो उससे भी ज्यादा आधुनिक लगती है। मुंबई में अभी बहुत सी इमारतें थीं, है ना, जिनके बारे में हमने पुर्तगाली काल का जिक्र किया था, जिन्हें अब तक नया नहीं किया गया था, तो वहाँ थोड़ा पुराना महसूस होता था। लेकिन यहाँ वाकई सब कुछ ज्यादा नया और आधुनिक लगता है, तो ये एक और फर्क है। Aqui ônibus. हम देख रहे हैं कि यह इलाका वास्तव में कोठियों, बड़े बड़े घरों, कुछ खूबसूरत इमारतों और कुछ बिल्कुल नई इमारतों वाला इलाका है। सड़क पर गाड़ियों की संख्या पहले ही काफी कम हो गई है। अब आप देख सकते हैं कि हॉर्न भी बहुत कम बज रहे हैं, तो हम शायद अब एक मिडिल क्लास एरिया में प्रवेश कर रहे हैं यहाँ बेंगलुरु में। और जिस दिन हमने अपना लाइव किया था, किसी ने भारत की मोटरसाइकिलों के बारे में बात की थी। ये है रॉयल एनफील्ड, किसी ने इसका जिक्र किया था। ये एक बहुत मशहूर मोटरसाइकिल है और हम यहाँ बहुत सी देखते हैं। ये मोटरसाइकिल इंग्लैंड से आई थी, लेकिन बाद में इसकी फैक्ट्री भारत में बन गई। तो आप यहाँ इसके कई बड़े बड़े डीलरशिप देखते हैं। ये प्रैक्टिकली भारत की हार्ले डेविडसन है, यूं कहें तो। यहाँ तो स्टार्टअप हब भी है। देखो, यहाँ हमारे पास ये छोटी सी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है, या शायद इलेक्ट्रिक साइकिल, पता नहीं, पहली बार देख रहा हूँ। इसका ब्रांड मिर्कल है, लेकिन देखो हमने कई डिलीवरी करने वालों को इसे इस्तेमाल करते हुए देखा है। तो इस स्टाइल की चीज हमने भारत में और कहीं नहीं देखी, है ना? ज्यादा से ज्यादा किराए की साइकिलें दिखती हैं, लेकिन इतना मॉडर्न स्टाइल नहीं। A gente pediu comida ontem à noite e aí falava que para ajudar o meio ambiente, o entregador ia usar uma dessa bicicleta. हमने कल रात खाना ऑर्डर किया और फिर उन्होंने कहा कि पर्यावरण की मदद के लिए डिलीवरी मैन इनमें से एक बाइक का इस्तेमाल करेगा, और फिर वो इन्हीं में से एक लेकर आ गया। और देखो इस घर को, कितना खूबसूरत है। यहाँ आते हुए हमने कई कोठियां देखी, सच में बहुत बड़ी बड़ी, और इस घर के चारों ओर तो ऊंची दीवार भी नहीं है ना? लेकिन कुछ ऐसे भी देखे जो ब्राजील की कोठियों जैसे हैं,
जिनके चारों ओर ऊंची दीवार होती है जिससे अंदर ज्यादा दिखाई नहीं देता, और फिर सामने एक गार्ड भी होता है, कैमरा भी। हालांकि भारत वैसे भी काफी सुरक्षित देश है ना? Mas tem esses dois estilos assim de casa. Olha esse. लेकिन यहाँ दो तरह के घर हैं। और देखो ये रेस्टोरेंट भी कितना प्यारा है, बहुत ही क्यूट। और देखो ये शहर बहुत हरा भरा है। मैं प्रभावित हूँ। जिन भी गलियों में हम गए वहाँ बहुत सारे पेड़ थे, बहुत छाया थी, है ना? जिससे यहाँ घूमना और भी सुखद हो जाता है। और अब हम देखेंगे कि क्या हम मॉल के अंदर जाने की कोशिश कर सकते हैं, है ना? पता नहीं हम रिकॉर्ड कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि वहाँ के व्यक्ति को पहले से थोड़ा अजीब लगा था। लेकिन शायद हम जल्दी से अंदर रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको दिखा सकें कि यह कैसा है। और पीछे यहाँ यह जगह असल में मॉल नहीं है जितना हमने समझा। ऊपर एक कंपनी है और नीचे कई रेस्टोरेंट हैं, कुछ हाई एंड रेस्टोरेंट और कुछ साधारण रेस्टोरेंट, क्योंकि जैसा मैंने कहा यहाँ यूनिवर्सिटी के आसपास बहुत सी कंपनियां हैं, तो लोग यहाँ लंच करने आते हैं। तो यहाँ एक तरह का फूड कोर्ट है और कुछ ज्यादा फैंसी रेस्टोरेंट भी। लेकिन हमें कोई ऐसा रेस्टोरेंट नहीं मिला जहाँ हम जाना चाहते थे, तो हम आगे वाले में जाएंगे ताकि आपको दिखा सकें कि यहाँ इंडिया में एक अच्छा और ज्यादा महंगा न होने वाला रेस्टोरेंट भी मिल सकता है, उन लोगों के लिए जो उस पारंपरिक रेस्टोरेंट को पसंद नहीं करते, जैसा हम कई बार दिखा चुके हैं। और रेस्टोरेंट तक पैदल जाते हुए हम आपको शहर का थोड़ा हिस्सा भी दिखाएंगे। Que a gente mostra muitas vezes. हम बात कर रहे थे कि हमने यहाँ एक चीज नोटिस की, यहाँ के लोगों के कपड़े पहनने का अंदाज भी अलग है। जैसे कि दूसरे शहरों में हम बहुत सी महिलाओं को साड़ी पहने देखते हैं, है ना, जो कि भारत का पारंपरिक पहनावा है। आमतौर पर हम इसे बुजुर्ग महिलाओं पर ज्यादा देखते हैं, है ना? लेकिन जैसे दिल्ली में हमने बहुत सी नौजवान लड़कियों को भी साड़ी पहने देखा था। लेकिन यहाँ हमने शायद दो लोगों को ही देखा होगा। ज्यादातर युवा लड़कियाँ हमेशा पैंट और जीन्स के साथ ब्लाउज पहनती हैं, और यहाँ तक कि बुजुर्ग महिलाएं भी कुछ कम रंग बिरंगे कपड़े पहनती हैं या ज्यादातर पैंट और ब्लाउज पहनती हैं। सामने तो एक महिला ने मास्क पहना है, वो तो साड़ी भी नहीं है, बस एक लंबी सी ब्लाउज जैसी है। É só uma. देखो यहाँ एक रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल है, पेरिस पनीनी। वहाँ लिखा है गॉर्मे सैंडविचेस। वहाँ मूल रूप से बस सैंडविच ही हैं, लेकिन सब कुछ है ना अच्छे क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स के साथ, और काफी हद तक वेस्टर्न फूड भी। या फिर ऐसा ही एक और जगह देखो, CH पॉइंट। इसका स्टाइल बहुत खूबसूरत है और ये बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा हम दुनिया के बड़े शहरों के सेंटर्स में देखते हैं। हम रेस्टोरेंट पहुंच गए। ये बहुत छोटा सा रेस्टोरेंट है, लेकिन बेहद सुंदर और सलीके से सजाया गया है। मैं आपको जल्दी से रिकॉर्ड करके दिखाऊंगी क्योंकि यह पूरा भरा हुआ है। ऐसे समय पर थोड़ा सा हेजिटेशन तो होती ही है, और ऊपर से लोग खाते समय कैमरे में आना ज्यादा पसंद नहीं करते, है ना? लेकिन फिर भी मैं आपको माहौल जरूर दिखा दूंगी और फिर खाने की प्लेटें भी। मुझे यह जगह बहुत पसंद आई और यही वही जगह है। देखो ना कितनी प्यारी है दोस्तों, बिल्कुल मन मोह लेने वाली। ये बस इतना सही है, यहाँ दरवाजा है और यहीं खत्म हो जाता है। लेकिन देखो फर्श कितना सुंदर है, और यह आर्च और लाइटिंग तो मुझे बेहद अच्छी लगी। इनसे जगह में एक अलग सी चमक आ गई है। हमने मेन्यू देखा, ये ज्यादा महंगा नहीं था, बस थोड़ा सा महंगा लगा। लेकिन क्योंकि हम ब्राजील में खर्च के आदी हैं, तो शहर घूमते समय यह काफी अच्छा और किफायती दाम लगा। Bom, e a gente fez. और हम खास तौर पर ऐसे रेस्टोरेंट में आए हैं जो इंडियन फूड सर्व करता है, ताकि आपको दिखा सकें कि जो लोग पारंपरिक साधारण रेस्टोरेंट में नहीं जाना चाहते, वे भी यहाँ भारतीय खाने का स्वाद ले सकते हैं और ज्यादा आराम महसूस कर सकते हैं। Esse tipo de restaurante que talvez você pode se sentir mais confortável, né? Esse aqui é um restaurante, sim. ये ऐसा रेस्टोरेंट है जिसके गूगल पर सैकड़ों या हजारों हाई रेटिंग रिव्यू हैं, तो आप देख सकते हैं कि यह साफ सुथरा है ना? Limpinho, né? Tipo assim, esse aqui é um restaurante. É. Eu ये एक अच्छा रेस्टोरेंट है और मुझे लगता है कि यहाँ बीमार पड़ने का रिस्क बहुत कम है। हाँ, यह मसालों पर निर्भर करता है। कभी कभी लोग कुछ मसालों या सॉस के प्रति सेंसिटिव होते हैं। आज हमने पनीर मंगवाया, ये कॉटेज चीज है। Paneer, que é um queijo cottage. É um queijo cottage. और इस केस में यह टिक्का है, यानी बेक किया हुआ। तो आप इसकी हल्की सी जली हुई परत देख सकते हैं, और ऊपर क्रीम चीज डाली गई है। साथ में शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज और हरी चटनी भी है। यह आमतौर पर ज्यादा तीखा नहीं होता, बस इसमें मसालों का स्वाद होता है। Zero. Aí a única coisa é temperinhos que मुझे थोड़ा इलायची का स्वाद महसूस हुआ, थोड़ा काली मिर्च और शायद धनिया भी, tá do reino só, e acho que tem coentro também. Ai, क्योंकि ये रोस्ट किया हुआ है तो इसका फ्लेवर बहुत स्वादिष्ट है। ये कई इंडियन डिशेस के साथ साइड डिश की तरह आता है। अगर आप इंडिया आते हैं तो कभी न कभी पनीर जरूर खाएंगे,
और अगर आपको ग्रेवी वाली डिश नहीं पसंद तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। हमने अपनी लेमन सोडा भी मंगवाई, यानी सोडा वाटर, नींबू और चीनी। और दोस्तों, यह अब तक की सबसे बेहतरीन में से एक थी। यहाँ फ्री वाटर भी मिलता है और हमने पिया क्योंकि हमें यकीन था कि इतनी अच्छी जगह पर पानी फिल्टर्ड ही होगा। Um restaurante desse लेकिन फिर भी आप चाहें तो मिनरल वाटर भी मंगवा सकते हैं। você pode pedir água mineral também, que eles vão ter. हमारा चावल आ गया और स्टाफ ने सर्व किया। मुझे थोड़ा अजीब लगता है जब कोई बहुत देर तक प्लेट के ऊपर झुककर ऐसे सर्व करता है जैसे हे भगवान गिरा ना दूं, और मैं भी सोचता हूँ हे भगवान गिराना मत, लेकिन उसने नहीं गिराया। Limão. खैर, हमने बिरयानी मंगवाई जो भारत में एक बहुत कॉमन डिश है। यहाँ ये थोड़े स्टाइलिश तरीके से आती है, इस गरम पैन या लोहे की प्लेट में। Essa chapa aqui de ferro. इसके साथ पत्ता गोभी भी आई और हमने रायता भी लिया जो दही है, जिसे हम इस चावल के साथ खाना पसंद करते हैं क्योंकि यह ताजगी देता है और ये बहुत ही बेसिक फूड है, बिल्कुल ब्राजीलियन की तरह। चावल और चावल के साथ मांस। Arroz com carne. सबसे पहले मैसा कुराजिमा ने लिखा है कि भारत में अच्छी और बुरी दोनों बातें हैं, लेकिन भारत एक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और समय के साथ इसकी बुरी खूबियां कम होती जाती हैं और अच्छी खूबियां बढ़ती जाती हैं। सोशल मीडिया पर भारत की बुराई करके कवरेज पाना आसान है क्योंकि इससे लोगों का ध्यान खींचता है और वे वीडियो पर क्लिक करने के लिए ज्यादा आकर्षित होते हैं। उसके बाद लेंडिना क्रोनिंग डेलिमा ने लिखा है कि भारत अपनी विविधताओं से हमेशा चौंकाता है, यह एक बिल्कुल अलग दुनिया है। उसके बाद गिलवनियादा सिल्वा चावेस ने लिखा है कि मुझे नहीं पता लोग भारत की गंदगी को लेकर इतना क्यों शिकायत करते हैं। इतने बड़े देश में कुछ असुरक्षित और गंदे इलाके तो होंगे ही, लेकिन यहाँ बहुत सी खूबसूरत जगहें भी हैं और बहुत से करोड़पति भी। यहाँ गरीबी और गंदगी भी है, लेकिन वह देश के आकार के हिसाब से है। 28 करोड़ की आबादी वाले देश की तुलना 1 अरब 40 करोड़ की आबादी से करना ठीक नहीं है। आओ फ्रेडी, आओ लारिसा, इस बहुसांस्कृतिक देश को दिखाते रहो क्योंकि हमें यह सच में बहुत पसंद है। मुझे भारत से जुड़ी हर चीज से प्यार है। उसके बाद महबूस टिल्लो ने लिखा है कि और अपनी अज्ञानता में मैंने भारत का यह पहलू कभी सोचा भी नहीं था। हमें दुनिया की खूबसूरती दिखाने के लिए आपको बधाई। उसके बाद हॉरिजॉन्टेस लिवरेस ने लिखा है कि बिल्कुल सही, भारत दुनिया के किसी भी स्थान की तरह अपनी अच्छाइयां और कमियां दोनों रखता है, लेकिन सिर्फ कमियों पर ध्यान देना नाइंसाफी है। हमें असली भारत दिखाने के लिए धन्यवाद। उसके बाद इल्जा टीएस ने लिखा है कि यह वीडियो यह दिखाने के लिए है कि हम यहाँ पश्चिम में कितने पूर्वाग्रही हैं और सोचते हैं कि भारत वैसा ही है जैसा बहुत से लोग कहते हैं। सच्चाई यह है कि हम इस देश के बारे में और जानने की कोशिश ही नहीं करते। उसके बाद इजाबेल कावालेहर ने लिखा है कि मेरा कजन ब्रदर भारतीय सिलिकॉन वैली में 1 साल काम करने के बाद पिछले हफ्ते ही भारत से लौटा है। उसे भारत बहुत पसंद आया। उसके बाद रोसी सलवारियो ने लिखा है कि मैं बेंगलुरु में हूं, हवाई अड्डा देखकर हैरान रह गया। बहुत सुंदर और साफ है, शहर भी साफ है। मैं रविवार को ट्रेन से गोवा जा रहा हूं। उसके बाद एमएल मैसमा ने लिखा है कि आपने हमें वाकई एक बिल्कुल अलग भारत से परिचित कराया जिसने मुझे सच में बहुत प्रभावित किया। धन्यवाद उस प्यारी जोड़ी को जिसे मैं बहुत प्यार करती हूं। अगर आप लोग सांता क्रूज डोसू लाना चाहें तो बारबेक्यू मेरी तरफ से रहेगा। हा हा हा। उसके बाद रीजिनम.नीवाडेमेलो ने लिखा है कि मुझे भारत का यह पहलू देखकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे भारत की जड़ों को देखना और भी अच्छा लगता है। भगवान हमेशा आपके साथ रहें और आपकी रक्षा करें। उसके बाद डेंजी ने लिखा है कि भारत के बारे में सच बताने के लिए धन्यवाद। जहां ज्यादातर लोग भारत को नीचा दिखाते हैं, आपने सच्चाई दिखाई। हर जगह में अच्छाइयां और बुराइयां होती हैं, लेकिन लोग अक्सर अच्छाइयों को नजरअंदाज कर सिर्फ बुराइयों पर ध्यान देते हैं। धन्यवाद। उसके बाद जॉर्गे 3233 ने लिखा है कि आप लोग वाकई कमाल के हैं। हाँ, हमें आपके वीडियो देखना बहुत पसंद है। भारत को एक अलग नजरिए से देखना वाकई खूबसूरत है। बधाई हो। उसके बाद फर्नांडो मागलहेस ने लिखा है कि आपने भारत के बारे में मेरी सोच पूरी तरह बदल दी। अलग अलग नजरियों के बारे में जानना वाकई बहुत अच्छा लगता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद अना मारिया रोचाजेवेडू लिवी ने लिखा है कि यह बहुत जरूरी है कि आप इस भारतीय शहर को दिखाएं जहां ज्यादा व्यवस्था है, कम शोर है और सड़कें साफ हैं। विविधता को बढ़ावा देना अच्छी बात है। बधाई हो फ्रेड और लारिसा। उसके बाद लुआ फ्लोर ने लिखा है कि यह बहुत जरूरी है कि आप भारत को झेलनी पड़ने वाली भेदभाव की स्थिति दिखाएं। यहाँ इतनी सारी खूबसूरत जगहें और खास व्यंजन हैं जो वाकई सभी को दिखाए जाने लायक हैं। शानदार काम, प्यारी जोड़ी। उसके बाद प्राक्लरिस पिनहेरो ने लिखा है कि भारत का यह दूसरा पहलू दिखाने के लिए धन्यवाद। मैं सच में हैरान हूं क्योंकि हमारे दिमाग में तो बिल्कुल अलग तस्वीर थी, क्योंकि लोग सिर्फ अव्यवस्था और गंदगी ही दिखाते हैं। आप तो एक अलग ही कहानी है।
उसके बाद कनालविया जेम्पोरमोर ने लिखा है कि अच्छा है कि आप भारत के अलग अलग पहलू दिखाते हैं, बिल्कुल ब्राजील की तरह यह भी एक अद्भुत संस्कृति वाला देश है। उसके बाद लेपेमेल ने लिखा है कि मैं हमेशा से भारत और पूरी दुनिया घूमना चाहता था और जब भी मैंने इसका जिक्र किया कोई ना कोई चेहरा बनाकर कह देता भारत, अरे नहीं। यही बात मुझे वहां जाने की और भी इच्छा दिलाती थी। ये आम सोच का बुलबुला है कि बिना खुद जाने बस दूसरों की बातें दोहराना गलत है। मैं तो बिना किसी शक के जा रहा हूं, हमेशा की तरह धारणाएं तोड़ते हुए। आप लोग कमाल के हैं। उसके बाद इवाना वीरस ने लिखा है कि मुझे यह शहर बहुत पसंद आया, इतना सुंदर और सुसज्जित। मुझे बहुत खुशी है कि आप भारत का यह दूसरा पहलू दिखा रहे हैं। उसके बाद माग्नेडी गुर्ज ने लिखा है कि वीडियो के लिए बधाई, शानदार वीडियो। मैं भारत आना बहुत पसंद करूंगा। मेरा मानना है कि यह एक बहुत सम्मानजनक देश है जहां मेहनती लोग रहते हैं। उसके बाद पोच चिनकी सुमेश ने लिखा है कि भारत की असली खूबसूरती दिखाने के लिए धन्यवाद। बहुत से लोग जहां सिर्फ नकारात्मक पहलू दिखाते हैं, वहीं आप हमारे देश का दिल, संस्कृति और आत्मा दिखाते हैं। आप दोनों को ढेर सारा प्यार और सम्मान। उसके बाद एंजेला पिड्रोसो ने लिखा है कि अच्छा है कि आप भारत का यह दूसरा पहलू दिखा रहे हैं जिससे बहुत से लोगों की, यहां तक कि मेरी भी, गलत धारणा दूर हो रही है। बधाई हो। उसके बाद क्रिस्टियन कामार्गो ने लिखा है कि मुझे भारत का यह पहलू देखकर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आमतौर पर लोग सिर्फ गंदा और अव्यवस्थित पहलू ही दिखाते हैं। उसके बाद कासिले नेल्ली ने लिखा है कि बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ बदसूरत कोनों में ही जाएगा तो उसे कुछ सुंदर कैसे दिखेगा। और जैसा कि वीडियो में कहा गया, हम यह सामान्यकरण नहीं कर सकते कि पूरा देश बदबूदार, बदसूरत और भयानक है सिर्फ कुछ टुकड़ों, कटे फटे हिस्सों और बुरी परिस्थितियों के आधार पर, जबकि भारत इससे कहीं बड़ा है। हमारा भारत है रंगों का, कपड़ों का, खूबसूरत साड़ियों का, भगवान के लिए समृद्ध और अनोखे व्यंजनों का। उसके बाद केटेलिन लोरेन ने लिखा है कि भारत पर आधारित इन एपिसोड्स ने मुझे भारत आने की इच्छा जगा दी, खासकर यहाँ के खाने ने। लेट्स गो लरिसा। उसके बाद फाबियाना मतानो ने लिखा है कि भारत, आपके वीडियो ने तो मुझे डरा ही दिया। डर इस बात का है कि अगर कभी वहां चला गया तो शायद वापस लौटने का मन ही ना करे। हाहा, नज़ारे, खाना, मौसम, दाम, सबने मुझे अपना बना लिया। उसके बाद इंसोफिया ने लिखा है कि भारत में आपके इस नए सीजन ने मेरे देश के बारे में विचार पूरी तरह बदल दिए हैं। भारत का यह रूप कोई नहीं दिखाता, मुझे लगता है अब मैं यहां आना चाहूंगा। उसके बाद लेविश डोसा 98 पाटीदार ने लिखा है कि भारत में हम क्षैतिज विकास में विश्वास करते हैं जबकि अन्य देश ऊर्ध्वाधर विकास पर ध्यान देते हैं। उसके बाद स्टूडियो अबर्टोवर ने लिखा है कि बेंगलुरु भारत का कुरितिबा है, निस्संदेह भारत का सबसे बेहतरीन शहर। उसके बाद सांड्रा मार्केस ने लिखा है कि हर देश का एक ऐसा पहलू होता है जो विदेशियों और पर्यटकों को अप्रिय लग सकता है, लेकिन आपने वहां भी खूबसूरती और अनोखापन ढूंढ लिया जहां हमने कभी सोचा भी नहीं था। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी अगली यात्राओं का बेसब्री से इंतजार है। तो पहले हमें यहाँ पे बड़ा सिनेरियो देखना पड़ेगा। हमारा इंस्टेंट गुस्सा इन क्रिएटर्स पे जाएंगे, लेकिन एक्चुअल जो परपिट्रेटर्स है, जो इसका सोर्स है, वो है ऑडियंस, जो कि ये सब डर्टी इंडिया, शॉकिंग इंडिया टाइटल देखते ही तुरंत उस पर क्लिक कर देते हैं। और ये यूट्यूब एल्गोरिदम जो कि ऐसे कंटेंट्स और ऐसे ऑडियंस को ट्रिगर करते हैं और उनको बढ़ावा देते हैं। और हमारे कुछ नल्ले यूट्यूबर्स और क्रिएटर्स बैठे ही है वेस्ट की कॉपी करने में, तो उनको देख के ये भी इंडिया के बारे में नेगेटिव कंटेंट्स जो है फैलाने लग गए हैं। इस देश में वीरदास जैसे चूतियों की कमी नहीं है। और ये फैक्ट हाईलाइट करता है कि हमारे इंडियन भी बहुत सारे लोगों में कॉलोनियल हैंगओवर अभी भी है, और ये वेस्टर्न लोग जो है इनमें आज भी कॉलोनियलिज्म की बीज बहुत डीपली रूटेड है और ये हमेशा रहेगा। एक बात जान लीजिए, अगर आप विदेश में जाके अपने ही देश के बारे में बदनामी करते हैं तो आपको वो सर्कस के जोकर समझ के कुछ टाइम के लिए अटेंशन तो दे सकते हैं, जैसे कि वीरदास को दिया था, लेकिन अल्टीमेटली वो आपको हमेशा नीचे ही देखेंगे। इस कॉन्टेस्ट में मैं थोड़ा एक हटके एक चीज़, कुछ एडवाइस देना चाहूँगा इंडियन लड़के और लड़कियों को। बहुत सारे इंडियन लड़के मैं देखता हूँ कि रशिया में जाके और इवन यूरोप में जाके बोलते हैं कि इंडियन लड़कियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, हमें तो रशियन और वेस्टर्न लड़की ही पसंद है। सेम विथ मैनी इंडियन गर्ल्स। आजकल बहुत कोई जो है कोरिया में जाके इंडियन लड़कों की बदनामी करते हैं और इंडिया की बदनामी करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ क्योंकि मुझे इसमें बहुत एक्सपीरियंस है, देखा हूँ मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को। तो उनका इंस्टेंट थॉट्स जब वो किसी इंडियंस को अपने ही देश के बारे में और अपने ही देश के लोगों के बारे में बदनामी करते हुए सुनते हैं, तो वो कौन सा इंस्टेंट थॉट्स है जो इनके दिमाग के अंदर आता है, जो कि अपेरेंटली तो आप पढ़ नहीं सकते, बट मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि उनके अंदर जो उनकी साइकोलॉजी है
वो क्या चल रही होती है। सो द मोमेंट एक इंडियन लड़का किसी रशियन या फिर यूरोपियन लड़की से ये कहता है कि मुझे इंडियन लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इमीडिएट थॉट जो उनके दिमाग में आता है कि इसको कोई इंडियन लड़कियां भाव तो देती नहीं है, तो ये सोचते हैं कि रशियन या फिर यूरोपियन गोरी लड़कियां आसानी से पढ़ सकते हैं, इनकी औकात नहीं है पढ़ाने की, बट ये सोचते हैं कि गोरी लड़कियां आसानी से पढ़ जाएगी, इसीलिए ये सब बातें वो कर रहा है, जिससे कि एक बहुत ही नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट होता है उनके दिमाग के अंदर। और ऐसे लड़के को फिर कोई भी ढंग की यूरोपियन और रशियन लड़की नहीं मिलती है। वही अगर कोई इंडियन लड़का ये बोले कि मुझे अपना देश और अपने देश की लड़कियां काफ़ी पसंद है, सो दैट्स एन इंस्टेंट टर्न ऑन और वेरी इंप्रेसिव थिंग फॉर देम। वो आराम से जो है इंस्टेंटली इंप्रेस हो जाता है, फिर वो कंपटीशन में लग जाते हैं कि तुमको इंडियन लड़कियां पसंद है पर हम रशियन या फिर यूरोपियन भी कोई कुछ कम नहीं है, कोई भी देश की लड़की हो साइकोलॉजी सेम ही होता है। और ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप अपने देश के बारे में नेगेटिविटी फैलाएंगे ना, तो आपको हमेशा नेगेटिव लोग ही मिलेंगे। सिमिलरली बहुत सारी इंडियन लड़कियां आजकल कोरिया में जाके जो इंडियन लड़कों की बदनामी करते हैं, तो कोरियन लड़के इन निब्बी छपरियों को जस्ट एज ए जोकर और अपने फैन के तौर पे ट्रीट करते हैं, ना कि एज ए गर्लफ्रेंड के तौर पे। तो ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि बाहर जाके अपने देश के बारे में और अपने देश के लोगों के बारे में पॉजिटिविटी फैलाओ, चाहे आप कितना भी प्रिटेंड कर लो, लेकिन आपका जन्म इंडिया में हुआ है और आप इंडियन हो, ये फैक्ट आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। और जिनका इंडिया में जन्म नहीं भी हुआ है, अगर आपका पेरेंट्स इंडियन है तो आप भी इंडियन है, ये भी फैक्ट जो है आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आई विश देयर वाज अ सिस्टम कि ये वाना बी वेस्टर्न और इंडिया जो इंडिया के तौर पे खुद की परिचय देने में भी उनको शर्म आती है और अपने ही देश के बारे में बदनामी करते हैं, ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड फॉरेनर्स, जब उन देश में कोई इमरजेंसी हो ना, तो चुन चुन के उनको रेस्क्यू ना किया जाए और उनको उसी इमरजेंसी कंडीशन में उसी देश में रखा जाए। आई विश कि ये पॉसिबल हो। जैसे कि यूक्रेन में भी मुझे पता है कि बहुत सारे इंडियंस हैं जो कि इंडिया की बदनामी करते थे, जब फिर इमरजेंसी सिचुएशन हुआ तो फिर इंडियन खुशी खुशी जो है इंडियन रेस्क्यू ऑपरेशन में वो लोग ज्वाइन कर लिए। तब तो नहीं हुआ कि हाँ चलो इंडिया ख़राब देश है, हम रेस्क्यू मिशन में हैं, हम प्लेन में नहीं चढ़ेंगे। उल्टा इंडियन सरकार से गुहार लगा रहे थे, क्यों हमें रेस्क्यू नहीं कर रहे हो साले, जिस देश की बदनामी करते हो यूक्रेन में जाके अपने ही देश का, फिर रेस्क्यू ऑपरेशन में तुम्हें अपना इंडिया याद आ जाता है। तो इनको बिल्कुल छाट के उसी देश में रख देना चाहिए और इनको इंडिया वापस कभी भी लाना नहीं चाहिए। इनको इंडिया लाना मतलब एक दुश्मन लाने से भी बेहतर है कि मतलब एक दुश्मन लाना भी बेहतर है ऐसे आस्तीन के सांप लाने से। ऐसे आस्तीन के सांपों को उन्हीं इंडिया से बाहर रखने में ही इंडिया की भलाई है। खैर, हमें ऐसे पॉजिटिव ब्लॉगर्स जो कि हमने देखा, ऐसे पॉजिटिव ब्लॉगर्स को सपोर्ट करना चाहिए। मैंने वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो जाके उनको सपोर्ट करो। आज का वीडियो यहीं पे खत्म करूंगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।